हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें कि पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और आगे कैसे कैसे वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला गया, और फाइनली मैक्सवेल ने इक्वेशंस दिया। उसके बाद फिर हर्ट्ज और फिर मार्कोनी और फिर जगदीश चंद्र बोस आदि जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और खोज किया और कई प्रकार की तरंगों का और कम्युनिकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो आज का कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही देन है। तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हमको पढ़ना है, जो कि यूपी बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। दोनों करंट्स के बीच में हमको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। और डिस्प्लेसमेंट करंट ये कहाँ से आती है? डिस्प्लेसमेंट करंट आई जब हम पढ़ रहे थे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जिसको कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। उसमें हम बखूबी जानते हैं कि पहली जो इक्वेशन आई थी वो आई थी म्यू ज़ीरो आई, और दूसरी इक्वेशन जो आई थी वो आई थी म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई अपॉन डी टी। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो हम देखते हैं कि म्यू ज़ीरो तो दोनों में है और यहाँ पे आई है, और उसकी जगह पे यहाँ पे म्यू ज़ीरो डी फाई अपॉन डी टी है। तो ये जो आई है इसका कंपैरिजन हो रहा है किससे? एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई अपॉन डी टी से। तो इसी को माना गया कि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। और इसी डिस्प्लेसमेंट करंट और मेन कंडक्शन करंट के बीच में आज हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का जो एरिया है वो कैपिटल ए है। क्या है? कैपिटल ए। उसको हम चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करते समय किसी पर्टिकुलर टाइम पे एट एनी इंस्टेंट जो उस पे चार्ज है वो Q है। ठीक उसी समय जो कंडक्शन करंट है वो क्या है? I है। कंडक्शन करंट इन कनेक्टिंग वायर्स वो क्या है? I है। एट एनी इंस्टेंट, किसी समय किसी क्षण जो चार्ज है, जब चार्ज कर रहे हैं उसको, तो Q है। और एरिया ऑफ जो प्लेट्स है वो क्या है? कैपिटल A। ये हम एक कैपेसिटर के बारे में एज्यूम करके चल रहे हैं। फिर हम जानते हैं कि करंट जो होती है उसका जो फार्मूला होता है वो dQ अपॉन dt होता है। डिफिनीशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज। तो रेट ऑफ चेंज इन चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कहलाती है। तो ये dQ अपॉन dt जो है I के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। फिर बट वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। लेकिन फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू ई ए। तो यहां पे
ई, अगर हम गॉस की थ्योरम पढ़ते हैं तो वहाँ पे किसी चार्ज्ड प्लेट के पास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फार्मूला आता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला कहाँ से हम लेके आए हैं? गॉस थ्योरम से। और गॉस थ्योरम में जब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस की बात की जाती है तो वहाँ पे चार्ज्ड वायर, चार्ज्ड प्लेट, चार्ज्ड स्फीयर, इनकी सबकी बात की जाती है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में। तो उसी एप्लीकेशन में चूंकि हम कैपेसिटर को लेके चले हैं, कैपेसिटर का एरिया प्लेट्स का एरिया A है, एट एनी इंस्टेंट चार्ज Q है, और ठीक उसी क्षण जो विद्युत धारा है, वो कंडक्शन करंट है, वो I है। तो कैपेसिटर की बात हो रही है तो कैपेसिटर तो प्लेट से मिलके बनता है, और प्लेट से अगर मिल के बनता है तो उस पर हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। तो जो प्लेट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया था। तो इसका यूज हम अगर करें तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A। बट सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? हमने 3 चार्ज डेंसिटीज की बात की थी। पहली होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो सिग्मा है वो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं इसको। तो वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A। सिग्मा क्या है? Q अपान A है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यहाँ A से A जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे जब हम बढ़ते हैं हमको फाई E की वैल्यू मिल जाती है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। सो फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 मान लें तो फाई E की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। कहां पे पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ फाई E फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 3 से फाई E की वैल्यू उठा करके हम समीकरण 2 में जब रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या थी? ID, और बाहर एप्सिलॉन नॉट है D, और फाई E की वैल्यू आई है Q अपान एप्सिलॉन नॉट अपॉन dt। यही तो है, क्यों भाई? यहां से एप्सिलॉन नॉट को अगर हम बाहर ले आए तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और अंदर बचेगा dq अपॉन dt। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो बाहर आ जाता है, उसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होता है। प्लस माइनस में अगर होता है कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो डिवाइड में है, डिवाइड में है तो बाहर ले आए, अंदर बचा dq बाई dt। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ID इज इक्वल टू मिलता है dq अपॉन dq बाई dt। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 हम कहां से चले थे और इक्वेशन नंबर 4 में हम कहां पे आए हैं। इधर कंडक्शन करंट dq अपॉन dt थी और इधर डिस्प्लेसमेंट करंट भी dq अपॉन dt आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों आपस में बराबर होंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या कह सकते हैं, दैट ID इज इक्वल टू I। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों आपस में बराबर होंगी। ये प्रूफ आपका यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में पूछा गया। शुरुआत कैपेसिटर से होती है और हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हमने दोनों को बराबर दिखा दिया है। दैट्स ऑल। डिस्प्लेसमेंट करंट का एग्जिस्टेंस अगर हमें समझना है, अगर हमें जानना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट वाकई में होती क्या है, तो उसको कुछ इस प्रकार से समझना होगा कि ये एक कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें कि दो इक्वल एरिया वाली प्लेट्स को एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पे अरेंज कर दिया जाता है और एक दूसरे के ठीक पैरेलल होनी चाहिए दोनों प्लेट्स, तो वो कैपेसिटर हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम चार्ज करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। सपोज दैट कि पहली प्लेट पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। अगर हम बात करें कंडक्शन करंट की, तो आपको दिख रहा होगा कि कंडक्शन करंट जो है आती है पहली प्लेट पे और आई जिसकी वैल्यू कितनी है, आई है, और निकलती है दूसरी प्लेट से, उसकी सेम वैल्यू आई ही है। अब ये बताइए कि दोनों प्लेट्स क्या जुड़ी हैं? जब दोनों प्लेट्स जुड़ी नहीं हैं तो करंट को तो ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, करंट कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा था किरचॉफ ने। किरचॉफ का जब हम लॉ पढ़ते हैं तो किरचॉफ कहते हैं कि करंट जो है, करंट शुड बी कंटिन्यूअस, सतत होनी चाहिए धारा। तो यहां पे तो डिसकंटिन्यू हो गई, तो किरचॉफ का लॉ फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो करंट है, ये करंट है हमारी कंडक्शन करंट। कैसी करंट है ये? इसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट। और यहां से यहां पे करंट का ट्रांसमिशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट के थ्रू। किसके थ्रू? डिस्प्लेसमेंट करंट, ID। यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब जब हमको दिख रहा है कि करंट डिसकंटिन्यू हो गई, यहां से जा रही थी और यहां से निकल रही थी, बीच में तो कहीं करंट थी नहीं, तो वहां पे एक ऐसी करंट एग्जिस्ट कर रही है जो कि इस डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी में बदल देती है, और उस करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अर्थात ये करंट इन दोनों प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। अगर इस प्लेट के बाहर कहा जाए तो ID इज इक्वल टू 0 होगा, और इस प्लेट के बाहर कहा जाए तो ID इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कहा जाए तो ID की वैल्यू होगी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगी, और कंडक्शन करंट बीच में 0 होगी। I यहां पे क्या होगा? I 0 होगा, I इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों जब हम करंट की बात करते हैं तो बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होती है और अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है। ठीक उसके उल्टे बाहर अगर बात किया जाए तो कंडक्शन करंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और बीच में कंडक्शन करंट की वैल्यू 0 होती है। अर्थात जो डिसकंटिन्यूटी हमको दिखी उसको कंटिन्यूअस बना रही है डिस्प्लेसमेंट करंट, और किरचॉफ के लॉ को वेरीफाई कर रही है।
तो अगर हम टोटल करंट की बात करें तो जो टोटल करंट होगी डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का सम मिलती है, दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमको मिल जाती है टोटल करंट। तो अगर हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ की बात करें तो हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई होता है, जहां पे म्यू जीरो आई की जगह हम आई टोटल का यूज करेंगे और म्यू जीरो आई टोटल, तो आई टोटल हमने निकाली, टोटल करंट इज इक्वल टू कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम आई प्लस आई डी लिख सकते हैं। तो बी डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू जीरो आई प्लस आई डी। इसको हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ का एक दूसरा रूप हम कह सकते हैं कि मतलब एम्पियर मैक्सवेल लॉ को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि एम्पियर मैक्सवेल लॉ का जो पहला रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो वो ये होता है इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और डी फाई बाई डी टी। ये आपका एम्पियर मैक्सवेल लॉ का जो चौथा इक्वेशन है उन्होंने इस तरह से दिया था। मैक्सवेल ने अपनी चौथी इक्वेशन इस तरह से दी थी, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और फाइनली यहाँ तक पहुँचे जिसमें कि हम टोटल करंट कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट के बराबर करेंगे। और जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ का फार्मूला होता है बी डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई टोटल हो जाएगा, आई टोटल की जगह हम आई प्लस आई डी लिख सकते हैं। तो ये एक और फॉर्म हो गया, तो एक इस तरह से लिख सकते हैं, एक ये तो होता ही है, यही हमको बताना था।